नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी टैरिफ नीति बहुत महंगी पड़ रही है। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रंप राजनीतिक दबाव बनाने और अमेरिका को सामान निर्यात करने वाले देशों के साथ व्यापार डील करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी पर ऐतराज जताते हुए ट्रंप ने कहा कि टैरिफ लागू रहेगा, इसे हटाना अमेरिका के लिए गलत होगा और हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। अंत में जीत तो अमेरिका की ही होगी। जानेंगे कि अब ट्रंप के पास क्या विकल्प है। इतना ही नहीं, अमेरिकी कंपनी जेफरीज ने दावा करते हुए कहा कि ट्रंप भारत का टैरिफ खुन्नस की वजह से लगा रहे हैं। साथ ही बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पीएम मोदी के चीन पहुंचते ही शहबाज से लेकर मुनीर तक परेशान हो चुके हैं। चीन के रहमो करम पर पलने वाले पाकिस्तान की हालत अब खराब हो चुकी है, लेकिन क्यों? जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी, जिन्हें आप भारत विचार बाय सुमित पीर चैनल पर देख सकते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, राधे राधे मोनिका जी और आपके सभी दर्शकों को जी। सुमित जी, एक तरफ पीएम मोदी है जिनका चीन में हमने देखा जोरदार स्वागत हुआ है, और दूसरी तरफ शहबाज जिनको चीन ने अब दो टूक कह दिया है कि आना है तो आओ, लेकिन पहले बकाया चुकाओ। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो बात आज समझने वाली है कि आज जियो पॉलिटिक्स में और आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अगर एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स अगर कोई इंटरनेशनल मंच है वो है चाइना, वो है तानजिंग। क्यों? वहां बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं और उनमें है जो सबसे पावरफुल वहां तीन नेता दुनिया के देखेंगे, जिसपे आज पूरे दुनिया की 203 मुल्कों की नजर है। वो रहेंगे हमारे मोदी साहब, वो रहेंगे पुतिन साहब और रहेंगे शी जिनपिंग। बाकी भी लोग आएंगे, पर ये तीन दिग्गजों पे पूरे दुनिया की नजर होने वाली है। और देखिए, जब कहते हैं कि जब किसी बड़े रईस के यहाँ कोई शादी ब्याह होता तो कुछ लोग वहां फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, तो ये जो पाकिस्तानी इनका मतलब ऐसे ही मान लीजिए आप, ये जो इशाक डार है, इसे मैं जिहादी कहता हूँ, एक नंबर का जिहादी है। वैसे ये क्या, इसने क्या देखा? इसने देखा भैया भारत, चाइना और रशिया आ रहा पास, यानी कि आरआईसी। अब ये बहुत बड़ा समय कर रहा है, बहुत बड़े लोग हैं, और चाइना ने इनको लात मारी, करा भैया पैसे लाओ। सीपेक 2.2 की बात करी, वो इनके पास पैसे है नहीं। बेसिकली सीपेक चाइनीज ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियनों के लिए चाइना का पैसा लूटने का एक तरीका है। ये एक इंटरनेशनल स्कैम इन्होंने बना रखा है। अब यहां पे अमेरिका में आप देख रहे हैं कि फेरोबदल बहुत हो गया, बहुत चीजें जिसमें हम बात करेंगे। अब ऐसे परिस्थिति में पाकिस्तान को लग गया, मेरा एक बाप अमेरिका जिसने लात मार दी और मेरा दूसरा बाप ये चाइना, इसने लात मार दी, तो मैं जाऊंगा कहां? तो इसीलिए चाक डार जो है ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला जहादी है। ये बहुत ही बेकार आदमी है। ये आके जी हम बात करने वाले, बात क्या करने वाले? कंपोजिट डायलॉग। कंपोजिट डायलॉग क्या है? देखिए, यहां फर्क पड़ना है। इनका टोन बदल गया। पहले कह रहे थे कि हम बात नहीं करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। अब कह रहे हैं हम बात करेंगे, बट कंपोजिट डायलॉग करेंगे। बट हम पाकिस्तान बात करने की भीख नहीं मांगेगा, एक मतलब ना शर्तों पे, लेवल पे बात करेगा। कंपोजिट डायलॉग का कॉन्सेप्ट ये बहुत बड़ा अलतकिया है, जिसको मुशर्रफ ने शुरू किया था। मुशर्रफ ने बोला था 8 बास्केट्स हैं, जिसमें कश्मीर एक मसला है, तो सारी 8 चीजों पे बात होगी, इंक्लूडिंग कश्मीर। तो उसके बाद जो पाकिस्तान का इससे पहले स्टैंड रहा, हम कश्मीर पे बात करें, उन्होंने कहा भैया मैं बात ही नहीं करनी तो पीओके कब दोगे, कहां दोगे तो ठीक है, वरना हम आके ले लेंगे, बात तो उसी पे होगी ना। अन्यथा हमें आपसे क्या बात करनी भाई। अब ये कंपोजिट डायलॉग वाला मसला नहीं जी, कश्मीर ही नहीं होगा जी, का बाकी 7 मसले भी होंगे, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी हो गई, जिसमें ये सारी चीजें हो गई। ये अब कह रहा है कि दुनिया के जियो पॉलिटिकल स्टेज में जो इतनी बड़ी लाइमलाइट आएगी मोनिका जी, जो इतना बड़ा मीडिया का अटेंशन आएगा, हम भी वो मतलब वहीं बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवा ले। मतलब किसी, आप मान लीजिए बड़ी लाखों करोड़ों की गाड़ी खड़ी, मैंने उसके सामने फोटो खिंचा ली और आपने फेसबुक पे लगा ली, अब लोगों को क्या पता किसकी है। तो ये पाकिस्तान वही हरकतें कर रहा है, ये बाप गाड़ी के सामने फोटो खिंचा के कि हम भी एक प्लेयर है, हमें भी आना। क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है ट्रंप की जो सल्तनत है वो हिल रही है। अगर चाइना, भारत और रशिया में कोई समन्वय बना, और डर लेने लगता मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी के दिमाग में क्या, मोदी जी क्या चाहेंगे, क्या करेंगे, वो किसी को नहीं पता। हमें भी, हमारे लिए भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मोदी जी ने कोई ऐसा शतरंज की चाल चली, तो ये चीनी जो है ना, जैसे दूध में से मक्खी को उठा के बाहर फेंकते, ऐसे पाकिस्तानियों को बाहर फेंकेंगे। अब पाकिस्तान बाहर गया तो सुनिए, पैसा आने वाला नहीं है, पुराना पैसा देना पड़ेगा। $180 बिलियन देना है।
नया पैसा आएगा नहीं, रोल ओवर होगा नहीं, दुकान कहां से चलेगी, आईएमएफ के 1-1 बिलियन से काम होगा नहीं। अगर अगर ये समीकरण बना तो पाकिस्तान आपके अमेरिका भी किसी काम का नहीं। दूसरी बात, जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान एक अपनी अर्जी लगाना चाहता है, कहता जी हम भी एक पावर है, हम भी एक खिलाड़ी है। जबरदस्ती का स्टेटमेंट, अगर इशाक डार को स्टेटमेंट देना था 5 दिन पहले देता, 5 दिन बाद दे लेता। और मैं आपको बताता हूं, अगर मैं हूं उसकी जगह, अगर कोई भी आदमी जिसमें दिमाग होगा वो देखेगा अभी इस समीकरण में निकलता क्या, इस समीकरण के आउटकम को देखते हुए मैं स्टेटमेंट दूंगा। अगर मैं समीकरण से पहले स्टेटमेंट दे रहा हूं मोनिका जी, बस वो बहती गंगा में मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार मुझे भी थोड़ा सा टीआरपी मिल जाए, मतलब लाइमलाइट वहां थोड़ी हम पे भी आ जाए, हम भी कहीं दिखे दुनिया में। हम अब मतलब वो कहते हैं ना हम जिंदा है, ये वो वाली बात है कि हम मरे नहीं है, हम हाँ। जिंदा है। पाकिस्तान भी भैया कोई है देख तो लो। हम बात करना चाहते हैं जी कौन सा डायलॉग, कंपोजिट डायलॉग तो मुशर्रफ के साथ ही उसकी कब्र में गया। भारत किसी कंपोजिट डायलॉग वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा एक है, हमें पीओके जिस दिन मर्जी होगा, जिस दिन महाकाल की इच्छा होगा, हाथ मतलब कहते हैं ना हलक में हाथ डाल के छिका छीन के ले लेंगे। पाकिस्तान की बस की हो तो रोके, और भला उस मुल्ला मुनीर को, भला वो जहादी को। भाई तू तो इतना बड़ा गाजी है, गजी नहीं है, तू बातें क्यों, तेरा ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बातें की बात क्यों कर रहा? तुम तो गजवाए हिंद वाले हो भाई, तुम्हें तो गजवाए हिंद करना है तो करो ना आके। हम तो कई बार बोल चुके कश्मीर हमारी जेब में रखा है, क्या आके ले ले, तेरी औकात हो तो ले ले। 5 बार में जो इनकी पिटाई हुई है, मतलब इनके पुरखों की पिटाई हुई है, कितने लोग इनकी कब्रों में सो गए ये हसरत लेके, पर अब भी ये हसरत खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये वहां का राजनीतिक च्यवनप्राश है। उन्होंने कहा जी राजनीतिक च्यवनप्राश है, बिल्कुल ठीक वर्ड दो यूज चार किया चम्मच आपने। खा ले उसकी जीवन बढ़ता है। बिल्कुल ठीक कहा सुमित जी। और पाकिस्तान को पावर सप्लाई करने वाली जो चीनी कंपनियों के करोड़ों रुपए अभी चुकाने हैं, चीन ने कह दिया है कि पाकिस्तान वक्त पर अपने बिल कभी अदा नहीं करता, इसलिए उसे और अमाउंट अब नहीं दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के कटोरे में अब चीन ने भीख देने से साफ इनकार कर दिया है। देखिए यहाँ एक हमें एक समावेश समझना पड़ेगा। ये जो चाइना की कंपनी ये आई कैसे पाकिस्तान, हाँ। स्पेक में एक प्रावधान था, चाइना पाकिस्तान एंस्लेमेंट कॉरिडोर में, तो मैं इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं कहता, एंस्लेमेंट। बेसिकली चाइना ने वो कहा था पाकिस्तानियों को गुलाम बनाने के लिए, इसलिए ई का मतलब एंस्लेमेंट है, इकोनॉमिक। तो जब ये कॉरिडोर बना तो चाइना में क्या था जी, चाइना अब भी एक बदमाशी करता है। आपको थोड़ा सा संदर्भ में ले जाता हूँ। जी। चाइना में चाहे तो वो न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं। चाइना में अब भी 60 से ज्यादा % पावर कोयले से बनता है। अब बोलो कि चाइना के पास तो इतने ये रॉकेट वॉकेट बनाए तो न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं बनाते? देखिए कोयला निकालता है सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कोयले की माइन उनके पास, जो पावर बिकेगा उसकी यूनिट की कीमत क्या होगी ये सीसीपी तय करती है। बट किस कंपनी को कितना कोयला मिलेगा ये सीसीपी तय करती है। मतलब कौन सी कंपनी उनको कितना हफ्ता देगी, मतलब हफ्ते का सिस्टम है, कौन सी जी। कंपनी उनको कितना परसेंटेज देगी उसका कोल मिलेगा। कोल मिलेगा तभी तो पावर बनाइएगा ना। एक बार न्यूक्लियर कर दिया आपने, 20-30 साल तक तो उसमें फ्यूल डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, 10 साल तक। तो पावर पे डोमिनेंस रहे, किसको पावर बनाना है, कितना बनाना है, कैसे करना है, इसलिए इन्होंने कोल पे रखा। अब हुआ क्या, ये जो कोल के प्लांट हैं ये धीरे धीरे बहुत पुराने चाइना में पड़े थे। मान लीजिए बाबा आजम के जमाने के, जिस जमाने के हमारी रेलों में छुक छुक इंजन होते थे ना, अब तो दिखते नहीं, उस जमाने के चाइना में प्लांट पड़े थे जी। कबाड़ी भी उनको मिट्टी के भाव ना खरीदे ऐसे प्लांट पड़े थे। चाइना पे ग्लोबल वार्मिंग को लेके आरोप लगे, कार्बन क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट होता, अभी मैं उस पर जाने का समय नहीं है, मतलब आप कितना कार्बन इमिशन करते हो आपको कार्बन क्रेडिट मिलते हैं उससे, जी। उसका लफड़ा हुआ। अब चाइना ने सोचा यार ये जो मेरे पास कबाड़ है इसका करूं क्या। आप विश्वास करिए यही पुराने प्लांट उन्होंने उठा के पाकिस्तान में लगा दिया। मतलब आप मान लीजिए मोनिका जी, छुक छुक गाड़ी ये उठा के उन्होंने पाकिस्तान में लगा दी। पाकिस्तान ने बोला भाई तुम्हें ऐसा ना, तुम्हें प्लांट चाहिए ना, ये लो पावर प्लांट, लाओ कोयला जलाओ और निकालो बिजली। अब समस्या ये है कि अगर उनमें 1 टन कोयला जाता है तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल, 1 यूनिट बिजली आता तो 1 टन कोयले से 5 यूनिट बिजली आनी चाहिए कायदे से। उनकी एफिशिएंसी 20-30% रहेगी। तो पुरानी है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, कोयला चाहिए, कोयले की मात्रा चाहिए। पाकिस्तानी तो खुश हो गए, जहादी तो खुश हो गए, भाई फ्री का मिल गया, लाओ लाओ लूटो। जब ये ऐसा मतलब सफेद हाथी उनके घर में बांध दिया, जो चारा तो बहुत खाता है देता कुछ नहीं है। अब पाकिस्तानियों को जब ये सिस्टम पता लगा, उन्होंने कहा जी भाई साहब यहाँ तो इतना लागत है, निकलता तो इतना सा। बोला तुम्हें ये थोड़ी ना बोला था कि निकलेगा कितना, तूने बोला पावर प्लांट ले पावर प्लांट। जब ये पैसे दे नहीं पाए, भाई भिखारी, इनके पास पैसे कहां से आएंगे। राइट। अब फिर उन्होंने चाइना से मांग की, बोला यार हमारा एक लोन रोल ओवर कर दो। चाइना ने बोला कोई बात नहीं, या हमें कुछ नया लोन दे दो। चाइना ने, और चाइना ने दरिया दिली दिखाई, बोला हम आपको नया लोन दे रहे हैं। ये 2-1.5 साल पहले की बात है। तो हम बोले ये चाइना इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रहा भाई।
पता लगा, मैंने 1 बिलियन का लोन दिया तो मैंने पहले उठा के $300 मिलियन इन पावर कंपनियों को दिए। कह रहा भैया तुम्हारा बकाया देना था ना पाकिस्तानियों ने, ये लो $300 मिलियन। तो $700 मिलियन ये लो, पहली किस्त काट के 650 दे दी मैंने, एग्जाम्पल। तो जो पाकिस्तानियों को 1 मिलियन मिलना था उसमें पहले तो चाइना ने अपनी कंपनियों का ड्यू दिया, जो बकाया था वो दिया, अपनी किस्त काटी, इंटरेस्ट काटा, पाकिस्तान के हाथ में पैसे पकड़ाए। तो पहले ये जो सिस्टम था ये पहले इसीलिए चला मोनिका जी, क्योंकि पहले भी चाइना ने इसको खुद फंड किया, पाकिस्तान के नाम का पर्चा काटा, पाकिस्तान पे कर्ज डाला और अपनी कंपनियों को दिया। अब पाकिस्तान को चाहिए और पैसे, क्योंकि लास्ट टाइम चाइना के दिए हुए पैसे से ही इनका बकाया दिया गया। अब ये और पैसे मांग रहे थे, इसी पे पार्ट 2 की बातें कर रहे थे। पर अभी चाइना समझ गया है कि जो रशिया भारत के साथ समीकरण बन रहे हैं, पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू है, पाकिस्तान की ना इकोनॉमिक वैल्यू है, ना मिलिट्री वैल्यू है, ना आतंकवाद की वैल्यू है, ना कल्चरल की वैल्यू है, ना ही इकोनॉमी की वैल्यू। पाकिस्तान एक सस्ता जहादी है जो उर्दम, जो कहते हैं ना, हड़का कहते हैं ना, अराजकता मचा सकता है, जो एक माहौल को खराब कर सकता है। ये मान लीजिए वो कश्मीर में पत्थरबाज होते थे, ये बड़ा पत्थरबाज है, बिल्कुल। इंटरनेशनल पत्थरबाजी कर सकता है। बट इसके अलावा पाकिस्तान की वैल्यू नहीं। अब ये फंस गए धर्म संकट में, कहते भैया पहले पैसे लाओ फिर आगे की सिस्टम चलेगा, और सीपेक पार्ट 2 के लिए पैसे चाहिए तो पुराने जरा कर्जे चुका दो। बट आपको एक क्वेश्चन बता दूं, अगर जियोपॉलिटिकल चीजें बदल गई, देखिए चाइना के लिए $1 आध बिलियन कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर जियोपॉलिटिकल चीजें बदल गई, चाइना को कल को लगा इन उपद्रवियों की जरूरत उन्हें फिर पड़ेगी, तो वो कुछ ना कुछ समीकरण भी बिठा सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं साथ में। अब जी। ट्रम्प की बात कर लेते हैं सुमित जी। कोर्ट ने कहा कि ट्रम्प का टैरिफ लगाना बकवास है, ट्रम्प को टैरिफ लगाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं, और ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीति में अब ये बहुत बड़ा झटका नजर आता है। सुमित जी, कोर्ट की टिप्पणी का आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है, अमेरिका की जो सरकार है और अमेरिका की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये चलते हैं सेंटिमेंट। मैं आपको 2-3 दिन पहले से कह रहा था, मैंने कहा देखिए मोनिका जी और अपने दर्शकों को, मैंने कहा यहाँ जो अमेरिका में है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो अमेरिका की फाइनेंशियल मसल है, जो लंदन बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत दबाव बना रहे हैं ट्रम्प सरकार पे। इसलिए स्कॉट बेसिंग का जो स्टेटमेंट आया था, नहीं नहीं हम देख रहे हैं क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ब्लैक रॉक जैसे लोग जो 15-15 ट्रिलियन डॉलर की एसेट मैनेजमेंट करते हैं, ऐसे बहुत बड़े खिलाड़ी बैठे हैं वहां पे। ये इतने बड़े खिलाड़ी है कि अमेरिका की सरकार को हिला दे। अब इनका प्रेशर बहुत था ट्रंप पे, बहुत ज्यादा प्रेशर था ट्रंप पे, और वहां की मीडिया भी खुल के बोलने लगी। डेमोक्रेट्स हो, रिपब्लिकन्स हो, पुराने अधिकारी हो, नए अधिकारी हो, पुराने मंत्री हो, नए मंत्री हो, कहीं ना कहीं सब खुल के बोलने लगे और इसका विरोध करने लगे। अब ये मैटर कोर्ट में था, कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। कोर्ट के स्टेटमेंट के आप 3 चीजें देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, ट्रंप का टैरिफ अभी इंटैक्ट है, कोर्ट ने हटाया नहीं है उसको, क्योंकि ये अभी मसला जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे। जो ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में लेगा, सुप्रीम कोर्ट फाइनल है। अब यहां जो कोर्ट की हियरिंग आई थी, उन्होंने कहा भाई आपके पास ये टैरिफ लगाने का कानूनन अधिकार है ही नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई प्रेसिडेंट के पास तो अधिकार होता है, आपके पास अधिकार है एक जगह, दो जगह, एक चीज, दो चीज। अगर आप सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स पे टैरिफ लगाओगे, ये आपको अधिकार नहीं है। दूसरी बात, आज 25 कल 50, आज 40, 240, 250, मतलब जो भिंडी बाजार का भाव लगा रखा है, ये आपको कोई अधिकार नहीं। तीसरी बात, एक कॉन्सेप्ट होता है कांग्रेशनल अप्रूवल। कांग्रेशनल अप्रूवल का मतलब, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है ना, जी। भाई अगर प्रधानमंत्री जी को कोई बड़ा फैसला लेना तो कहते हैं आपको बिल पास कराना पड़ेगा लोकसभा लोकसभा 2/3 मेजोरिटी के साथ या मेजोरिटी के साथ, जो भी रूल है उसका। वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस सेनेट होता है। मानिए हमारा लोकसभा राज्यसभा, आसानी के लिए, ये सारी चीजें वहां से पारित नहीं है। आपके पास पावर तो है इतनी है, पर अगर मैं अपनी पावर को इतना कर दूं और बोलूं मैं तानाशाह बन गया, मैं आताताई बन गया, मैं औरंगजेब बन गया, भाई वो सिस्टम तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल। तो वहां के कोर्ट ने कहा भाई तेरे पास पावर तो है, बट इतनी है, अगर तूने हर ट्रेडिंग पार्टनर के साथ कर दिया, ये पावर आपके पास नहीं है। अगर आपने 19-20 वाली कर ली, 30-35-25 तुम्हारा, मतलब वो ना वो संडे मंडे का टैरिफ बदलेगा, भैया ये आपके पास पावर नहीं है। और ये जो आपने जो अपना पावर है, आपने उसको ओवर रीच किया, आपने पावर का मिसयूज किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जी। बिल्कुल। अमेरिका में पावर का मिसयूज बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, कि आपने सिस्टम को बेवकूफ बनाया, आपने सिस्टम को अपने हिसाब से मोदा तोड़ा, उसका मतलब सिस्टम की शराफत का नाजायज फायदा आपने उठाया। चौथी बात, ये पूरी पूरी संभावना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, ये जो करीब 160-170 बिलियन डॉलर इन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ से अर्जित किया अमेरिका ने, इनको वापस देना पड़ेगा। ये वापस जाएगा जी। एक और बात है, सबसे बड़ी बात है जो हमारे मित्र समझे, ये बहुत बड़ा सेटबैक है।
सुप्रीम कोर्ट यूजुअली छोटे कोर्टों का जो अब तक बाकी जो लेवल के कोर्ट्स हैं उनका डिसीजन कंप्लीटली ओवरटर्न नहीं करता, क्योंकि इन कोर्टों ने भी पूरा कानूनी प्रक्रिया से हिसाब किताब देख के ये डिसीजन लिया। अब जो सबसे बड़ी लफड़ा आएगा वो ये है मोनिका जी कि अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये हारे या जीते अलग बात है, मान लीजिए हार गए तो सारा वापस, ट्रंप हैज टू रिजाइन, ट्रंप को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा नैतिकता के आधार पे। जो मिड टर्म इलेक्शन से 2026 में वहां ट्रंप खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि याद करिए ट्रंप ने एक बार बोला था, हमने आपके शो पे डिस्कस किया था, ट्रंप ने बोला था अगर कोर्ट्स ने ये रिवर्स कर लिया तो अमेरिका में 1930 वाला ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका का जो सेंटिमेंट है, अमेरिका का जो वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अमेरिका लोगों को अलग थलग कर रहा है वो सामने आ जाएगा, और कहीं ना कहीं ट्रंप को ये ग्रेट डिप्रेशन, रिसेशन तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहां सेट है, ग्रेट डिप्रेशन आने की बात है। अब यहां एक और पॉइंट है, मान लीजिए आप जीत भी जाते हो, ट्रंप जीत भी जाते हो, बट इस रूलिंग के बाद आज चाहे तो यूके, यूरोपियन यूनियन कोर्ट में वापस जा सकते हैं। आप पूछोगे क्यों कोर्ट में वापस जाएंगे, हम बोलेंगे देखिए जो अमेरिका का लॉ है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस। हमारा जो लॉ है भारत में वो बेस्ड है नेचुरल जस्टिस, यानी कि कहते हैं ना कानून का तराजू बिल्कुल इक्वल। आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या, आपके कागज में क्या लिखा तो दरकनार करके हाँ अपना केस बताओ, अगर आप ऐसा कह रहे हो क्यों कह रहे हो। हमारा लॉ बेस्ड है नेचुरल जस्टिस, अमेरिका का लॉ बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा ठीक है। अब आपका घर बिकता हो, गाड़ी बिकती हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक उसी तरह से यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो या जापान हो, जिसने अमेरिका के साथ अभी ट्रेड डील की है, आज उनके पास विकल्प खुल चुका है। अगर वो चाहे तो कोर्ट में अमेरिकन गवर्नमेंट को ले सकती है। इस बयान के आधार, ये जो आज का जजमेंट आया इसके आधार पे कि साहब हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे कनपट्टी पे बंदूक रखी ट्रंप ने, हमें डराया धमकाया और हमसे ट्रेड कराए, जनाब हमें तो अपने पैसे दिला दो और हमारा जो ये सब कुछ हिसाब किताब है ये बुरा है। अब देखिए इसमें बड़ा बड़ा खाना निकला, भारत दबाव में नहीं आया, क्योंकि एक बार आप साइन कर दे फिर जाके कोर्टों वोटों में जाना बड़ा लफड़ा होता है। भारत ने साइन नहीं किया, चाइना ने साइन नहीं किया। अब जो ट्रंप को सबसे बड़ा डर लग रहा, अगर ये रिवर्सल हुआ, पैसे देना तो अलग बात है, इज्जत गई वो अलग गई, और जिनके साथ हुआ उनके पास आज पूरा पूरा अमेरिका के कानून में प्रावधान है, वो उसको जाके फिर से केस खुलवा सकते हैं इस जजमेंट के बाद। आप समझ रहे, पहले मेरी प्रॉब्लम इतनी थी, अब इतनी बढ़ गई है। अब कोई भी कल को मेरे पे मुकदमा डाले, बोला भैया तुम्हारा सिस्टम खराब है, और जितने मुकदमे डलेंगे उससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा नहीं यार बहुत ज्यादा त्रासदी हुई है, क्योंकि हर कोई अमेरिका का पार्टनर अमेरिका के सरकार को, ट्रंप सरकार को अब कोर्ट में ला रहा है। हर कोई कह रहा है जी हमारे साथ बुरा हुआ, चलो एक ने कहा दो ने कहा, समझ आता है। ये जो ट्रंप की गलती थी, अगर ये ट्रंप इसको चाइना पे फोकस रखता तो आप कह सकते थे नेशनल सिक्योरिटी वगैरह आप निकल जाते, पर आपने सब पे खोल दिया। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, मैंने कहा ये ऐसा आतताई है, ये अपने पार्टनर्स को, एलाइज को ह्यूमिलेट करता, जलील करता, और दुनिया में जितने जहादी और ये जितने इस प्रवृत्ति के लोग हैं, पाकिस्तान जैसे, ये चाइना जैसे, नॉर्थ कोरिया जैसे, ऐसे को ये गले लगा रहा है, क्योंकि ये चीज वहां सबको दिख रही है कि भाई ये हो क्या रहा है। और भारत का पंगा बहुत भारी पड़ा। मोनिका जी बोलोगे क्यों? देखो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी सिस्टम हो, आज की दुनिया में अगर आप भारत से पंगा लोगे ये सुर्खियां बनता है, ये घर घर की कहानी बनती है, ये शाम को हर मतलब ना डिनर पे और सुबह हर ब्रेकफास्ट पे डिस्कस होता है। भैया भारत के साथ ऐसा क्यों किया? मोदी जी तो बड़े ट्रांसपेरेंट रहे, बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। आप ही ने बोला ना भारत के साथ 5 साल में 500 बिलियन का व्यापार करना है, तो उसको देख के आपने ये क्यों किया, ये आपने क्यों किया? अब ये कोर्ट को भी पता है, ये जजेस को भी पता है, अमेरिका के हर संतरी मंत्री को पता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपना व्यक्तिगत द्वेष, आप अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या या अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को देश, समाज और दुनिया की उन्नति से ऊपर मानते हो। अरे भाई ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। आप कोई औरंगजेब थोड़ी ना हो कि अपने बाप को भाई हमने डलवा दिया जेल में। ये वो मानसिकता वाली बात नहीं है, वो जमाने अलग थे। मतलब ट्रंप प्रेसिडेंट है, ट्रंप बादशाह नहीं है, ट्रंप ने अमेरिका खरीदा नहीं है। खरीदोगे भी तब भी आपके पास इतने पावर नहीं मिलते। तो ये लोग, ये जो अब स्टेटमेंट है ये बड़ा भारी पड़ रहा है उन पे। और जो आप देखिए, जो कल अभी हम जेफरीज की भी बात करेंगे, मुझे लगता है आपका अभी तो ये अभी तक तो जो इसका आंसर है, जी। भारत से पंगा लेना बहुत भारी पड़ा जी। और सुमित जी, ट्रंप की दादागिरी चरम पर है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि ट्रंप को ये बताया जाए कि आप अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपने दायरे में रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरा आपके शो पे और MH1 पे मेरा और भी बाकी मीडिया हाउसेस पे मेरा सीधा सीधा आकलन था। मैंने कहा ट्रंप की समस्या ही व्यक्तिगत है,
इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसमें कोई भी कारण नहीं, आप किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब जेफरीज के बारे में यहां अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। जेफरीज क्या है? जेफरीज एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट बैंक है, एक फाइनेंशियल कंपनी है, बहुत बड़ा अमेरिकन एक बिजनेस है। इसकी स्थापना मोनिका, ये अच्छे कल परसों की नहीं, इसकी जी। स्थापना 1962 में हुई थी, ठीक है जी। और ये दुनिया भर की में इसका बैंकिंग नेटवर्क फैला है। इसकी ब्रांच मुंबई में भी, हमारे भारत में ये काम करते हैं। ऐसा नहीं इन्हें भारत पता ही नहीं जी, पता नहीं कहाँ से बैठ के भारत के बारे में कह रहे हैं। भारत में इनका बिल्कुल। ब्रांच, इनके हजारों एम्प्लॉय है दुनिया भर में। इनका टर्नओवर लास्ट ईयर $8 बिलियन था। $8 बिलियन बड़ा टर्नओवर होता है। $1 बिलियन का प्रॉफिट था। अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने, इनकी एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया, इनकी एक रिपोर्ट के बारे में जो खबरें चली वो चली। उनकी रिपोर्ट ने बताया कि जो भी टैरिफ लगा है, जो भी भारत के साथ ये जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये ट्रंप का पर्सनल एजेंडा चल रहा है। अब ये अमेरिकन बैंक, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन, और इसको फेयरली इंडिपेंडेंट माना जाता है कि गवर्नमेंट के दबाव में नहीं रहता। इनका कहना है कि ट्रंप ने मीडिएट करने की कोशिश की, भारत पाकिस्तान युद्ध में कोशिश की। भारत ने ठेंगा दिखा दिया। भारत ने कहा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भारत किसी भी थर्ड पार्टी का मीडिएशन स्वीकार नहीं करता, न किया है, न करेगा, नहीं कभी होगा। भारत ने साफ साफ इनको मना कर दिया। इस आदमी की फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि कहा, यार भारत के की कैसे मजाक है, हमें मना कर दिया। ये नोबेल प्राइज के चक्कर में, कहते हैं ना हिंदी में एक वर्ड होता भावला होना, भावला हुआ है। इसे चाहिए कि मेरा नाम दुनिया की सुर्खियों में रहे। इनकी माता जी ने खुद कहा था कि ट्रंप बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, पर ये बहुत बुरा पॉलिटिशियन है। हाँ। अब ये इसने ईगो पे ले लिया, ठीक है जी। ये जेफरीज कहता। फिर दूसरी बात हुई, फिर जब भारत के साथ ट्रेड डील हुई, अब ट्रेड डील में इसने, इसकी साजिश थी। इसने कहा ये मोदी मेरे सामने खड़ा हो रहा, मैं जरा ना इनको जरा सबक सिखाऊं। कैसे सबक सिखाएगा? इसने कहा जी आप फार्मिंग सेक्टर खोल दो। हमने कहा नहीं खोल सकते यार, हमारे मतलब 25 करोड़ किसान है, कैसे खोल दें? आप ये डेयरी वाला सेक्टर खोल दो, नहीं खोलेंगे भैया। आप ये छोटे व्यापारी वाला सेक्टर खोल दो, नहीं खोलेंगे भाई। हमारा व्यापार है, हमारा भारत है, हमारा भारतीय कैसे आपके हाथ में दे दे उनकी चाबी? अब अगर आप इन सेक्टरों की वैल्यू देखो, बहुत कम है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में देखोगे बहुत कम है। आप मान लीजिए इन सब की वैल्यू 10 बिलियन है, इससे ज्यादा के तो हम आपसे हथियार खरीद सकते थे। यहां वैल्यू की बात नहीं थी। इन्होंने सोचा अगर ट्रंप, मोदी वहां नहीं दबे, मतलब मीडिएशन में नहीं दबे, यहां दबा दूंगा। अब मोदी बोला भैया जयराम जी की हमें तो नहीं करना। अब यहां ये मोदी का एक चेहरा मीडिएशन नहीं करने देगा, बीच में नहीं घुसने देगा। मोदी का दूसरा चेहरा, तुम मेरी आर्थिक नीतियों में, तुम मेरे इकोनॉमिक नीतियों में, तुम मेरे फ्यूल नीतियों में, या जो भी मेरी एनर्जी नीतियां, तुम कहीं में, मैं तुम्हें इंटरफेयर नहीं करूंगा। भारत नहीं झुकेगा, मोदी नहीं झुकेगा, भारतीय नहीं झुकेगा। अब इसको ये जो डबल वैमी कहते हैं ना, दो धारी तलवार के, अब यहां आप मीडिएशन नहीं करने दी, जो ये अपना झूठ बोलता। और देखिए इतना मक्कार आदमी है, खुद कुछ दिन पहले बह रहा था, मैंने मोदी को फोन किया, मैंने बोला कि तुम्हें सुबह तक का टाइम है, और उस 5 घंटे बाद मेरे पास फोन आया जी हमने सीज फायर कर दिया। हाँ। आप देखिए कितना झूठ बोल रहा है, जबकि जयशंकर साहब ने क्लियर बोला इसका कोई फोन नहीं आया। जबकि ये जेफरीज की रिपोर्ट देखिए, अब इनके अपने लोग की रिपोर्ट देखिए। इसके बाद न ट्रेड डील में मोदी झुके, न भारत झुका, न मीडिएशन में मोदी झुके, भारत झुका। इसलिए फिर इसने अपने फील्ड मार्शल को वहां बुलाया, उससे स्टेटमेंट दिलाया, साहब आपको नोबेल प्राइज दे देते, साहब आपने सीज फायर करवाया। अब ये जो चीजें आई है, फिर इसका चेयर लीडर ब्रिगेड, जिसमें पीटर नवैरो आता है, कहता है जी रशिया का लॉन्ड्री मार्ट है, जो पीस है उसका रास्ता दिल्ली से जाता, ये मोदी की लड़ाई है। फिर इसका एक बंदा है लिंडसी ग्राहम, इसने कल एक ट्वीट किया, उसने बोला अच्छा है भारत को हमने मजा चखाया, और भारत को हमने, और अब चाइना और ब्राजील की बारी है। मतलब जब प्रेशर पड़ने लगा ना, भैया ब्राजील चाइना पे क्यों नहीं कर रहे हो, तो ब्राजील चाइना की बारी है। और इसका ही एक बंदा है, उसने एक ट्वीट किया, पता मोदी जी की फोटो लगाई, मोदी जी में जब माथे पे त्रिभुवन था। अब ये जो सनातनी पहचान है मोदी जी की, जो माथे में त्रिभुवन लगाते हैं, मैं तो उन्हें कर्म योगी मानता हूँ। कई तरह के योगी होते हैं, कर्म योगी भी है। तो उन्होंने जो माथे पे त्रिपुंड लगाया, जो फोटो है, जो प्रचंड सनातन को, प्रचंड हिंदुत्व को दर्शाती है, प्रचंड भारतीयता को दर्शाती है, वो वाला ट्वीट इसके कल एक साथी ने लगाया और उल्टा सीधा ये सब लिख दिया। मतलब देखिए, मोदी जी की फोटो नेता वाली नहीं, मोदी जी की फोटो शेर वाली नहीं, मोदी जी की फोटो त्रिभुंड वाली लगाई। तो कहीं ना कहीं ये मोदी ना झुकता है, ना इंटरफेयर करने देता, और ना ही धर्म को छोड़ता है। ये धर्म को नहीं छोड़ता, अपने सनातन को नहीं छोड़ता, ये बर्दाश्त नहीं है जी।
इसीलिए अब मोदी के साथ व्यक्तिगत द्वेष है, भारत के साथ व्यक्तिगत द्वेष है, और हमें अब बिल्कुल। भारत को मतलब कहना है रगड़ना जी, नाक रगड़वानी भारत की। पर वो हसरतें बहुत से लोग लेके आए गए, और जिनके भी दिलों में वो हसरतें थी आज की डेट में वो कब्रों में लेटे पड़े हैं। तो ये जरा ट्रंप को समझना चाहिए, ऐसे हसरतें लेके मोनिका जी कहीं बहुत हजार साल से जरा बहुत आतताई आए, बहुत आक्रांता आए, पर यही हसरत लेके कब्रों में बादशाह लेटे हैं। तो ये जरा ट्रंप को समझना चाहिए, भारत के साथ ये हसरतें रखोगे कंप्लीट नहीं होगी, ये पूरी नहीं होगी। अब ये व्यक्तिगत है, ये पर्सनल है, ये मोदी जी को नीचे दिखाने की कोशिश है, पर दांव पर पड़ा उल्टा। क्योंकि जो मोदी जी ने पैंतरे चले, जो मोदी जी के आज अभी चाइना उतरे हैं, हम्म। रशिया से आते कटता, और यही जेफरीज ने इनको एक चेतावनी दी है। उन्होंने बोला भाई अगर भारत चाइना के क्लोज आ गया तो आपका सारा खेल उल्टा पड़ जाएगा, और लगभग लगभग वैसी परिस्थिति बनती नजर आ रही है। तो ये जो ट्रंप है, इनको धूल चटाना, इनको इनकी औकात दिखाना, और इनको जरा आटे दाल का भाव क्या है ये बताना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और मैं मानता हूं मोनिका जी, उसकी प्रक्रिया, उसकी जो प्रोसेस है वो अभी अभी शुरू है। जैसे मोदी जी ने हमारे तंजिंग में लैंड किया, तो वो एक प्रोसेस शुरू होगी। आज डर अमेरिका में है, आज डर यूरोप में, आज डर नेटो में। कल हमने बात की थी नेटो को लेके, पुतिन को लेके यूरोप में कितना डर है। अब कल हमने ये भी बात की थी, बाय द वे अपने दर्शकों को याद दिला दें, कि काफी ये जो ट्रम्प पे जो ब्रूजेस ब्रूजेस हाथ पे दिख रहे हैं, जेडी वेंस का कहना भाई मैं सत्ता लेने के लिए तैयार हूं, बहुत अंडर करंट्स है जो हम्म। माहौल में है, बहुत सनसनी है वहां पे। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मानना ये है, देखिए स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है, एज है करीब करीब 80 साल आपकी उम्र है, तो स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है, मैं पूरी संवेदनाएं हैं। जी। बट अगर आपकी स्वास्थ्य की परिस्थिति ऐसी है, आप देश और दुनिया का विनाश ना करें, आपसे तो यही निवेदन है भैया, घर बिल्कुल। बैठिए, जरा भजन कीर्तन करें, जरा पूजा अर्चना में ध्यान दें, जो आपके आपके पंथ में जिसकी इजाजत दी जाती हो, चर्च वर्च जाए, ये सब काम करें। काहे को आप देश और देश और दुनिया के विनाश में लगे हैं। और सुमित जी, आपने जिस बात का जिक्र किया, अमेरिकी कंपनी भी इसी बात का जिक्र कर रही है कि कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने हमेशा एक्स्ट्रा टैरिफ की बात कही, भारत के लिए जो साफ दिखाई देता है। अब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट ने भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। आखिर में भारत और अमेरिका एक साथ जरूर आएंगे। अब पाकिस्तान का परेशान होना भी यहाँ पर मुझे लाजमी नजर आता है, क्योंकि चीन से रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, अमेरिका से रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जाएगा जी, जो जो बंगाल की खाड़ी है उसमें डूबेगा, डूब जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी में डुबाएंगे उसको। और वैसे भी मुल्ला मुनीर तो कह रहा था ना, उसको शहीद होना है, शाहिद बनना है भाई, ऊपर जाना है। तो पाकिस्तानियों के लिए देखिए, पाकिस्तान के टूटने का विकल्प है। क्योंकि आज मैं बताऊं, देखिए अभी मोदी जी ने तंजिंग में लैंड किया, ठीक है जी, कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। कल शी जिनपिंग के साथ हमारा बायलैटरल होगा, और कल संभवतः पुतिन साहब के साथ हमारी साइडलाइन में मीटिंग होगी। कल एक बहुत बड़ा, आप मान लीजिए, जियो पोलिटिकल भूचाल आने वाला है। मोदी, पुतिन और शी एक साथ, कई सारी चीजें एजेंडा पे है। मोदी जी ने जापान से कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, बोलते हैं देखो भैया ऐसा है कि चाइना और भारत मिलकर अभी जो दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है ट्रम्प के कारण, इसको सुधारने का, दुनिया को बचाने का काम कर सकते हैं, जिससे मैं सहमत हूं। भाई 40% से ज्यादा आबादी है, इतना बड़ा जीडीपी, इतने बड़े लोग, हम और चाइना मिलके और रशिया मिलके 40-45% दुनिया की आबादी है। ब्रिक्स के सारे देशों को मिलाऊं 50% दुनिया तो यहाँ रहती है। भाई अब किसी अमेरिका के तानाशाह अगर सोचते मैं दुनिया का बादशाह हूं, तो मतलब आप एक ख्वाब गफलत में है, तो रही है। बट ये जो मोदी जी का स्टेटमेंट आया, हम चाइना के साथ अपनी जो राजनीति है, जो अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी, उसको धीरे धीरे कैलिब्रेट करके चल रहे हैं। आप मुझसे पूछोगे कि हम चाइना पे भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट चाइना को मैं आपको बताऊं, चाइना ने पहल की थी, जून का महीना, चाइना के शी जिनपिंग ने चिट्ठी लिखी थी द्रौपदी मुर्मू जी को, और बोला कि मैडम हम आपके देश के साथ रिलेशन सुधारना चाहते हैं, हम पुरानी चीज़ों को भूलना चाहते हैं। पर अगेन कैन यू ट्रस्ट चाइना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, अभी चाइना को भी समझ आ रहा जो परिस्थितियाँ वो खराब है, क्योंकि जो ट्रम्प की नीति सामने आई है वो ये है कि पहले चाइना को ठोकना था भारत की मदद से, ठीक है जी। जब चाइना को वो ठोक देता, फिर वो नेक्स्ट नंबर तब भी भारत का लगा था, नेक्स्ट नंबर तब भी भारत का था कि पहले मैंने आपकी मदद की, आपके राइवल को खत्म कर दिया, अब आपको ठोकूंगा। क्यों? यूरोपियन यूनियन की वो ऐसी तैसी कराई रख चुका है यूक्रेनी वॉर से। तो उसे लग रहा था अमेरिका जो है ना, इसका जो कंपटीटर कौन है, इसके कंपटीटर यूरोप था, इसका कंपटीटर भारत था, इसका कंपटीटर चाइना। ये समझिए, बड़ी गुण की बात कह रहा हूं।
तीनों को मैंने ठिकाने लगा दिया, अब हमारी सत्ता चलेगी भैया, हमारे सामने दुनिया भर में किसी की हिम्मत ही नहीं, औकात ही नहीं खड़ा हो। तो अब हम अपनी राजनीति चलाएंगे, सत्ता चलाएंगे। पर ये जो यू टर्न हुआ है, ये जो चीजें हुई है, कहीं ना कहीं ये ट्रंप को अब परेशान करती है। अब देखिए, दूध में मक्खी है पाकिस्तान। अगर दूध में मक्खी गिर जाए, मोनिका जी आप जानते हो दूध खराब हो जाएगी जी, पनीर नहीं बनेगी और हम चाय नहीं पी पाएंगे, तो क्या करेंगे? उस मक्खी को उठा के फेंकेंगे ना। बिल्कुल। बट मक्खी अगर दूध में गिर गई तो पूरे दूध के पतीले को बर्बाद जरूर कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान वही गंदी मक्खी है, और ये मुनीर वही मच्छर है। एक मक्खी है, मच्छर है, ये इधर उधर बिन बिना रहे हैं। अब देखिए, आप हलवाई की दुकान खोलिएगा, मिठाइयाँ रखेंगे तो मक्खियां तो बिन बनाएंगी ना। पर बिल्कुल। आजकल क्या करते हैं हमारे हलवाई भाई, वो एक फ्लाई कैचर लगवाते हैं, वो मशीन सी होती है ना, वो हाँ। मक्खी आती है, वहां टकरा जाती है और जाती है। तो भारत ने भी वो फ्लाई कैचर या फ्लाई डिस्ट्रॉयर लगाने की पूरी व्यवस्था की है। मक्खियों के साथ वही करना पड़ता है जैसे उनके साथ मिठाई की दुकान में होता है। पाकिस्तान वैसी मक्खी है, ये अभी भिनभिनाएगा, फड़केगा, नड़केगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान का टूटने के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है। देखिए, पड़ोसियों की लड़ाई में आप जाके आग लगाओ, आप जाके वो किराए के जहादी बनो, भाई दुनिया में कब तक ये सब चलेगा? और एक बहुत जल्दी समय आने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ये समझ गई है भारत एक इकोनॉमिक पावर ही नहीं, बहुत पावरफुल मिलिट्री पावर बन के उभरा है। बिल्कुल। मैं आपको कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से कोई पंगे लेने की औकात नहीं रखता। और ये जो शी जिनपिंग ने चिट्ठी लिखी है, मोनिका जी कब लिखी है जी? ये लिखी है जून में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि चीनियों को भी तब लगा भैया पिटाई बहुत हो गई, धुनाई बहुत हो गई, हमारा असला बारूद खूब बर्बाद हुआ, पंगे लेने का यह सेंस नहीं बढ़ता। हमने जो भारत की क्षमता को आंका था, जो वहां भी बड़े ये यस मिनिस्टर वाले लोग हैं, जी जनाब वाले लोग हैं, कम्युनिज्म है, वैसे बोल नहीं बोलोगे तो गर्दन उड़ा देगा वो। तो अब उन्होंने बोला अरे भारत साहब कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही कर देंगे, ये कर देंगे। पर जब ये PL-15 बिटा, जब जहाज गिरे, जब रडार गिरे, जब अवैध गिरे, जब चाइना का हमने बेदू ब्लॉक किया, उनके मिसाइलों में जाने वाला टेलीमेट्री डाटा ब्लॉक किया, ये मेरा असेसमेंट है, बिल्कुल ठीक है और मैं जानता हूं, जब हमने ये किया तो चाइना तब घबराया। ये हमारे हमारे एक जनरल साहब ने कहा था, हमने आधे घंटे कुछ ऐसा किया था कि चाइना घबराया। आधे घंटे में मुझे पता हमने क्या किया था जी, हमने उनका जो जीपीआरएस सिस्टम में बेदू, उसको ब्लॉक किया था। उनका जो टेलीमेट्री जाता उनके मिसाइलों वगैरह को जो गाइड करता ना, वो हमने डाटा ब्लॉक किया था। तब चाइना घबराया, तब चाइना को लगा बहुत कुछ भयंकर होने वाला है। चाइना ने भी पाकिस्तान को पूरी इंटेल दी थी, भारत तुम्हें भयंकर ठोकने वाला है। इनको समझ आया नहीं, भारत ने आके इनकी ऐसी तैसी कर दी। अब कहीं ना कहीं जो डर है मोनिका जी, वो चाइना के दिल में भी है, और पाकिस्तान के दिल में तो इतना है। चाइना के दिल में इतना है तो पाकिस्तान के दिल में इतना है। अल्टीमेटली चाइना की आप दो कमजोरियां समझिए। पहली बात, इकोनॉमी में बहुत लफड़े हैं, ये सारी सुपरफिशियल है। और चाइना का डेट $70 ट्रिलियन है, दुनिया का जीडीपी 110 ट्रिलियन है, $70 ट्रिलियन चाइना का डेट है। और चाइना का जो आर्सनल है, यानी कि हथियार, जो वो रिलायबल नहीं है। मतलब चला तो चला, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो सब जुगाड़ गाड़ी है, जुगाड़ से बनाए हुए हैं। तो चाइना को अपनी दो कमजोरियां पता। और आपको याद दिला दूं दर्शकों को, जहां भारत आज आत्मनिर्भर है, जहां भारत का किसान आपका मेरा नहीं पूरी दुनिया का पेट पालता है, जहां भारत दुनिया में उगने वाला 40% अनाज, 40% खाने का पीने का सामान भारत कंट्रोल करता है, वहीं चाइना, जिसकी आबादी भी हमसे कम है बाय द वे, $330 बिलियन, यानी कि जितना पाकिस्तान का जीडीपी है उतने का तो मात्र अनाज इंपोर्ट करता है। और चाइना में तब भी रेवोल्यूशन हुआ है मोनिका जी, इतिहास उठा के देखिए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रेवोल्यूशन, जो भी इसमें हुए और टैंग डायनास्टी से आज तक आइए, चाइना में जब भी रेवोल्यूशन हुआ तब हुआ जब चाइना में खाना खत्म हुआ है। चाइना खाना खत्म होना बहुत लफड़ा है, बहुत प्रॉब्लम है। 330 बिलियन का खाना इंपोर्ट करता है चाइना एक साल में, जितना पाकिस्तान का जीडीपी है। ये जो जियो पॉलिटिक्स है मोनिका जी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इतनी परतें हैं, इतनी परतें हैं, परत के नीचे परत, परत के नीचे परत, परत के नीचे परत, और वो आखिरी परत तक जाना पड़ता है इसको डिकोड करने के लिए। पर कल बहुत बड़ा इवेंट होने वाला, कल का इवेंट मतलब मैं मानता हूं इस दशक का सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट है। कल ये तय होगा कि दुनिया की नई दिशा कहां जाएगी, दुनिया यहां जाएगी या दुनिया वहां जाएगी। कल ये मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग में मेल होने वाला, मुलाकात होने वाली, अगर कोई बड़ी चीज अनाउंस कर दी मोनिका जी, तो कल दुनिया का नक्शा बदल गया। ये नेटो के समीकरण, ये यूरोप, ये वेस्टर्न यूरोप, ये यूरेशियन पॉलिटिक्स, ये अमेरिकन पॉलिटिक्स, ये टर्फ सब घूम जाएंगे। और आज जब ट्रंप को इतना बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा झटका लगा है कि ट्रंप को आज ना खाना हजम होगा, ना ही नींद आएगी।
क्योंकि ट्रम्प जानते हैं जो सीओ, अब देखिए वो है ना, खाया पिया चाराना गिलास थोड़ा भराना, हाथ तो कुछ कोर्ट से फटकार लगी और अब बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट सहारा है। यहां रशिया, चाइना और इंडिया, आरआईसी, ये साथ आते दिख रहे हैं। एटलीस्ट रशिया इंडिया तो साथ है ही। चाइना के साथ हमने 5-10% मित्रता अभी कर ली, वो भी दुनिया के समीकरण बदलने के लिए पर्याप्त है। 5-10% अंडरस्टैंडिंग भी दुनिया के समीकरण बदलने के लिए पर्याप्त है। ये कहीं ना कहीं आप हमारे जो अमेरिका के बादशाह सलामत हैं, श्रीमान डोनाल्ड जॉन ट्रंप, वो समझते हैं। मुझे इनकी माता जी की बात बार याद आ रही है, बिजनेसमैन अच्छा, पॉलिटिशियन बहुत खराब है भैया, और इसे माँ से बेहतर राजनीति। एक बच्चे को कौन समझ सकता बिल्कुल सही कहा आपने, 100 में से 100 नंबर। सुमित जी, पाकिस्तान के सिर पर अगर अभी की हालत में देखा जाए तो अमेरिका का हाथ है, लेकिन ट्रंप ये हाथ कब खींच ले ये वो खुद भी नहीं जानते, क्योंकि तेल का सपना जो ट्रंप देख रहे हैं वो कभी भी टूट सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, पाकिस्तान में आज तक जितनी भी विदेशी कंपनियां आई तेल खोजने, उनके हाथ हमेशा खाली रहे। देखिए मोनिका जी, तेल का मैंने असेसमेंट किया था, शायद हमारे शो पे बात भी हुई थी, मैं आपको फिर बता देता हूँ। पाकिस्तान में इतना तेल है वहां कि जो भारत में 3 महीने की खपत है। हमारे 3 महीने की खपत टोटल पाकिस्तान का तेल का रिजर्व है। तो मतलब अगर अगर वो भारत को तेल बेचना चाहे और भारत खरीदे, तो जितना हम 3 महीने में फूकते हैं तेल, उतना पाकिस्तान में टोटल तेल है। पाकिस्तान में तेल वेल कुछ नहीं। ये ट्रंप के सपनों का खेल है। ट्रंप के सपनों का खेल है कि पाकिस्तान में तेल है, तेल नहीं है। ये क्या कर रहा है कि अब जो अमेरिकन जनता पूछेगी, और अमेरिकन ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पूछेगा, सेनेट पूछेगा, भैया ये जो पाकिस्तान पे इतना रहमो करम हो रहा है, जो मेहरबानियां हो रही है, ट्रंप बाबू कहे क्या मिलेगा? यहाँ मिडिल ईस्ट में तो तेल मिलता है, राइट? बिल्कुल। इराक में तेल है, ईरान में तेल है, यूक्रेन में आप रहमो करम करा, वहां अपने मिनरल्स पे हाथ मार रखा है। तो भैया ये जो जिहादी पाल रखे डोर टक्के के, और जिन्होंने उसामा बिन लादेन को छुपाया था, तो इनके यहाँ क्या मिलेगा? तो ट्रंप ने कहानी गढ़ी, तेल है, मिनरल है। मैं तो कह रहा हूं जी, 3 महीने का तेल है, अमेरिका के लिए शायद वो 1 महीने की खपत होगी या 1.5 महीने की खपत होगी। तो अगर ट्रंप साहब को लगता है वो बहुत बड़ा तेल का जखीरा, तो मैं तो कहूंगा मुबारक हो ट्रंप साहब, आपने बहुत बड़ा तेल ढूंढ लिया। मैं तो कह रहा हूं अब अमेरिका को तेल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं, अब पूरा तेल जाके पाकिस्तान से लीजिए। हाँ, वो पाकिस्तान का तेल इतना जरूर है मोनिका जी, किसी के काम आए ना आए, पर रावलपिंडी में आग लगाने के काम बहुत आएगा। इतना इतना तेल तो है। रावलपिंडी में आग लग जाएगी, जीएचक्यू में आग लग जाएगी, जो इनका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा वो तेल किसी काम का नहीं है जी। तेल होना, निकालना, वायबिलिटी, अगर मैं उस पर बोलने लगूँ पूरे 1 घंटा लगेगा। तेल ढूंढना और तेल की वायबिलिटी होना, मोनिका जी, अलग अलग बातें होती है। जैसे इनके रिको डेक की बात करें, एक छोटी सी लाइन में कंक्लूड करूंगा। रिको डेक में चाहे दुनिया का सेकंड बिगेस्ट कॉपर और गोल्ड रिजर्व माना जाता है, पर अगर वो 40 साल का है, अगर निकालने बैठूं तो पाकिस्तान को एक साल में $1.5 बिलियन कुल मिलेगा उससे। 1.5 से 2 बिलियन डॉलर साल का। 40 साल तक पाकिस्तान रहेगा, 40 साल तक आप वहां माइनिंग कर पाओगे? बलोच आपको माइनिंग करने नहीं, कि वो करने देते तो 1993 से आज 2025 हो गई, तो भाई 32-33 साल तक क्या मक्खी मार रहे थे? मतलब क्या करते थे? अगर भाई अगर मेरे नीचे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, आपको लगता है 33 साल में मैं बैठा रहूंगा मक्खियां मारता बिल्कुल। रहूंगा? मैंने तो सारा निकाल लिया हो तब तक। तो ये कुछ तथ्य है, तर्क है, बस हाँ, सुर्खियां बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अमेरिकन ऐसा आदमी है मोनिका जी, 99% अमेरिका अपने स्टेट से बाहर नहीं गया होता। अमेरिका 99% अमेरिका को ये नहीं पता दुनिया कहाँ है। एक बार मैं अमेरिका में था, तो मेरा एक बॉस था, वो श्रीलंकन था। तो हमारे को एक कॉन्फ्रेंस पे जाना था, मैं अपना कार्ड वार्ड भूल गया। तो मेरे बॉस ने कार्ड दिया, कहता भाई ये लेके चला जा। मैंने कहा ये मुझे पहचानेगा नहीं। कह रहा तेरा उसको, तुझे लगता है ये कभी वॉशिंगटन डीसी से बाहर गया? मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने उसका वो दिखाया, चला गया। उसको ये नहीं पता कि नाम में क्या फर्क है। वाकई वो गार्ड, वो सिक्योरिटी, वो पुलिस वाला वॉशिंगटन डीसी के बाहर नहीं गया कभी। अमेरिका के कॉमन आदमी को जो नॉलेज है, हमारे कॉमन आदमी से 100th है। हमारा यहाँ बंदा यूपी और बिहार के या पंजाब की, वो कहते हैं ना, ठिए पे चाय पीने वाला, राजनीति रणनीति सारी समझता है। जी। वहां बड़े से बड़े अमेरिकन को जी कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ नहीं पता क्या होता दुनिया में। उन्हें अपनी दुनिया के आगे पता ही नहीं है, उन्हें कुछ नहीं। उन्हें ये पूछिए कि दुनिया में कितने कंट्री कोई बता दे तो बताइए। आज हमारे यहाँ किसी टपरी पे बैठी है और पूछिए ट्रम्प क्या कर रहा, 4 गाली देगा मेरे से ज्यादा। बोले अरे साहब, ट्रम्प ने बड़ा लगा, बहुत दुराचारी है, ये है वो है। उन्हें भी पता होगी ये भारत है, यहाँ लोग पॉलिटिकली अवेयर है। वहां तो भैया बस वही है, फेंटेनल, ये हीरोइन, और ये जितने भी उल्टे सीधे एसटीसी, ये जी। जितने भी उल्टे सीधे पदार्थ है, उनका ही बोलबाला चलता है जी। अमेरिका दुनिया में हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ ड्रग्स है, दवाइयां नहीं, वो ये वाले ड्रग्स। और में सबसे ज्यादा डिप्रेसेंट आपको पता कहाँ बिकते हैं अमेरिका में?
दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी एसिड कहाँ बिकता है? अमेरिका में, जबकि आबादी हमसे 1/4 है। देखिए, भगवान अगर खाना देता है तो हजम करने के लिए, पचाने के लिए वो व्यवस्था भी देना चाहिए। बिल्कुल। खाना तो दिया, अगर व्यवस्था नहीं दी तो तेजाब ही बनेगा, एंटी एसिड ही चाहिए होगा फिर तो। और हमने कुछ दिन पहले ही सुमित जी इस बात का जिक्र किया था कि वो दिन दूर नहीं जब ट्रंप यू टर्न लेंगे, और मुझे लगता है वो दिन बहुत करीब आ चुके हैं। अब देखना जल्द बहुत नहीं। दिलचस्प होगा कि कब ट्रंप यू टर्न लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी तमाम जानकारी के लिए। मोनिका जी बहुत धन्यवाद। वैसे भी ट्रम्प को टैको कहते हैं, ये जॉन बोल्टन ने उन्हें खिताब दिया था। जी। इसी के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हैं। हर हर महादेव, नमस्कार। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।